हम लोग पिछली क्लास में रेजोनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और रेजोनेंस टॉपिक के अंदर में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो था अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला, अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे एटमों का ऑक्टेट कंप्लीट हो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा, ऑक्टेट कंप्लीट अगर सिर्फ कोवैलेंट बॉन्डों के मदद से है विदाउट एनी चार्ज तो वो इवन मोर स्टेबल होगा। तीसरा, सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। एक स्ट्रक्चर में अपोजिट चार्जेस नजदीक नजदीक है, एक में दूर दूर हो गए हैं, तो जिनमें दूर दूर हो गए हैं वो रिलेटिवली कम स्टेबल होगा। तीसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पर नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना स्टेबिलिटी के लिए फेवरेबल कंडीशन है। चौथा फोर्थ पॉइंट था ये। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कंसेक्यूटिव सेंटर पर अगर सेम चार्ज डेवलप हो रहा है तो यह स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, यह स्टेबिलिटी को ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देता है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। तो देखिएगा, हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस या टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। जानते हो बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस के फिनोमेना को दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग प्लस आर और एक को बोलते हैं माइनस आर। ठीक है, एक इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, प्लस आर, और दूसरे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, माइनस आर। जानते हो बेटा, वैसा रेजोनेंस, ध्यान दीजिएगा, वैसा रेजोनेंस जिसमें कंजुगेटिव सिस्टम के तरफ, वैसा रेजोनेंस जिसमें कंसेक्यूटिव सिस्टम के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा हो, जिसमें कार्बन चेन के तरफ, जिस चेन में कार्बन चेन में कंजुगेशन है उधर के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो ऐसा रेजोनेंस प्लस आर कहलाएगा और ऐसे ग्रुप प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप कहलाएंगे। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेटिव सिस्टम का बढ़ा रहा है इसलिए प्लस आर, और वैसा रेजोनेंस जिसके कारण कार्बन चेन के तरफ या कंजुगेटेड सिस्टम के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा हो उनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, माइनस आर। अरे बेटा, प्लस आर वाले ग्रुपों को पहचानना और माइनस आर वाले ग्रुपों को पहचानना सीखिएगा, बहुत आसान तरीके में इसको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इधर चर्चा करेंगे प्लस आर वालों का और इधर मान लो हम लोग चर्चा करेंगे, यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे किनका, तो माइनस आर वालों। कहीं भी कंजुगेटेड सिस्टम से लगा पहला एटम, कहीं भी कंजुगेटेड सिस्टम से लगे पहले एटम के पास अगर लोन पेयर मौजूद है, इफ द फर्स्ट एटम अटैच्ड विद कंजुगेटेड सिस्टम कंटेन्स लोन पेयर, तो ऐसे जो ग्रुप होंगे दे विल बी एग्जांपल ऑफ प्लस आर ग्रुप। ठीक है, जैसे प्लस आर वाले ग्रुपों का एग्जांपल देखो, जैसे प्लस आर वाले ग्रुपों का एग्जांपल देखो, ये NH2, ये OH, ये NH, C डबल बॉन्ड OR, यहां लोन पेयर है। ठीक है, तो ये सब जो ग्रुप, पहला एटम इससे लगा हुआ लोन पेयर, पहला एटम ये लोन पेयर, पहला एटम ये लोन पेयर, तो ऐसे जितने भी ग्रुप होंगे, OCH3 हो गया, ऐसे जितने भी ग्रुप होंगे, ये RC डबल बॉन्ड O और ये जो ग्रुप हो गया, ये जितने भी ग्रुप हो जाएंगे ये सब एग्जांपल हो जाएंगे क्या चीज के, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे प्लस आर के। प्लस आर का पहचान याद हो गया, प्लस आर को कैसे पहचानना है याद हो गया। इफ द फर्स्ट एटम अटैच्ड विथ कंजुगेटेड सिस्टम कंटेन्स लोन पेयर, तो ऐसे जितने भी ग्रुप होंगे दे विल बी एग्जांपल ऑफ प्लस आर। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं सुनना, ध्यान देना। अगर कंजुगेटेड सिस्टम से लगा पहला एटम, अगर कंजुगेटेड सिस्टम से लगा पहला एटम
अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर के साथ मल्टीपल बॉन्ड से बंधा है। ध्यान दिए क्या बोले, इफ द फर्स्ट एटम अटैच्ड विथ कंजुगेटेड सिस्टम कंटेन्स more electronegative center with multiple bond, तो ऐसे जितने भी ग्रुप होंगे वो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, -R के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे देखो, जैसे मान लो ये कार्बन है, कंजुगेटेड सिस्टम से लगा कार्बन, और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड। जैसे कंजुगेटेड सिस्टम से लगा कार्बन और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड। जैसे मान लो एक एटम और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड। जैसे एक एटम और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड। तो ये सब एग्जांपल ध्यान दिए, ये सब कैसे हम इसको पहचान में आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि कहीं पर ये ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OR ग्रुप लगा हुआ है, तो यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन माने -R वाला होगा कि +R वाला होगा, तो क्या बताओगे, -R वाला हो जाएगा। -R और +R वालों का पहचान ध्यान से सीख लिए क्या होता है। पहला एटम कंजुगेटेड सिस्टम से लगा, पहला एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो वो +R, और अगर कंजुगेटेड सिस्टम से लगा पहला एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर के साथ मल्टीपल बॉन्ड से लगा हुआ हो तो वो एग्जांपल हो जाएगा किसका, -R का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। अरे बेटा, इसमें और इसमें रेजोनेंस कैसा होता है, इसका एक एक एग्जांपल हम आपके सामने लिखते जा रहे हैं, देखना। जैसे मान लो एक जगह हमने एक कंजुगेटेड सिस्टम और वो बेंजीन रिंग ले लिया है, और बेंजीन रिंग में इनमें से कोई एक ग्रुप लगा दिया है। मान ले यहां पर हमने NH2 लगा दिया है। अब यहां होने वाला रेजोनेंस कैसा होगा, देखो यह डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, यहां क्या मौजूद है, कंजुगेशन। अरे बेटा, कंजुगेशन है तो यहां पर रेजोनेंस हो सकता है। एंड व्हाट इज रेजोनेंस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, माने ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन में नए तरह का बंटवारा हो जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। द पॉसिबिलिटीज इज, ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, और ये जो बॉन्ड पेयर है ये यहां लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। यही तो एक तरीके से बंटवारा नया संभव है। तो उसके लिए ये लोन पेयर को नीचे शिफ्ट करते हैं और ये पाई बॉन्ड को इधर के तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है जी। अरे बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। और गौर से देख, ये बीच वाले कार्बन को कोई लॉस नहीं हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका गया है, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आया है। Therefore, that center will not have any charge. And what about nitrogen? नाइट्रोजन के बारे में क्या विचार है? नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है नीचे की तरफ, तो उस पर, और आपको बताए थे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हमेशा रिवर्सिबल साइन से दिखाते हैं। एनर्जी का डिफरेंस तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो यहाँ रिवर्सिबल साइन दिखा दिए, और इसका अगला स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये NH2 और यहाँ लोन पेयर देने के कारण ये प्लस, और इस कार्बन पर यहाँ कैसा चार्ज, माइनस। बाकी के बॉन्ड एज इट इज, जैसे कि वैसे के वैसे ही है। अरे बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, इस वाले कार्बन पर एक ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है, और यहाँ वाले में ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। अगर इतना दूर में नया रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगे तो क्या होगा बताओ। ये लोन पेयर जो है ये बॉन्ड के रूप में, ये बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर के रूप में शिफ्ट हो जाए। अरे बेटा, तो देखो ये बॉन्ड लोन पेयर यहाँ बॉन्ड के रूप में, ये बॉन्ड पेयर यहाँ लोन पेयर के रूप में। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखिए तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ माइनस, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड, ये NH2, और ये यहाँ कैसा चार्ज, प्लस। अरे बेटा, अगली बार क्या होगा देख, तो अगली बार यहाँ होगा ये निगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग यहाँ, इसका शिफ्टिंग यहाँ, तो अगला बार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो अगला जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा उसमें यहाँ माइनस, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, NH2 और ये प्लस,
और फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ बॉन्ड पेयर के रूप में, ये बॉन्ड पेयर फिर से लोन पेयर के रूप में। तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ फिर से आ गया क्या चीज। सुनना बेटा, अगर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, अगर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हम लोग क्या बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं गौर करना, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं गौर करना सभी लोग। देखो सबसे पहले हम लोग एक ये बेंजीन रिंग बना दी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बना दिया है, बेंजीन रिंग, और बीच में ये पाई बॉन्ड अलग अलग पोजीशनों पर घूम रहा है, उसको दिखाते हुए ये ऐसा गोल बना देते हैं। और दूसरा बात देखो ध्यान से, ऊपर में जो नाइट्रोजन लगा है उस नाइट्रोजन में कभी कभी सिंगल बॉन्ड है और कभी कभी डबल बॉन्ड भी है। तो उस सिंगल और डबल दोनों को रिप्रेजेंट करना है, तो एक ऐसा और फिर एक डॉट 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 दिखा देते हैं। मैंने वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी कभी वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और कभी कभी वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और इस नाइट्रोजन पर कभी कभी 0 चार्ज है और कभी कभी +1 है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पार्शियल पॉजिटिव दिखा देते हैं। ऑर्थो पोजीशन पर कभी कभी माइनस है, कभी कभी कोई चार्ज नहीं है, तो उसके लिए यहां डेल्टा माइनस, कभी यहां डेल्टा माइनस, कभी यहां डेल्टा माइनस। ये इस पूरे का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ये इसका कैसा स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। इतना बात समझ में आ गया सभी लोगों को, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि +R ग्रुप कौन है, आज के बाद आपको पहचानना हो कि कौन +R ग्रुप है, तो पहचान जाएंगे, गलती ना इसमें। चलो हम लोग चलते हैं। एक बात देखो, अगर किसी बेंजीन रिंग में कोई +R वाला ग्रुप लगा हुआ हो, अगर बेंजीन रिंग में क्या लगा हुआ हो, +R वाला ग्रुप लगा हुआ हो, तो -R वाले ग्रुपों का पहचान याद रखना है। क्या पहचान बताए हैं कि पहला एटम कंजुगेटेड सिस्टम से लगा हुआ पहला एटम अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर के साथ मल्टीपल बॉन्ड से बंधा हो, तो ऐसे जितने भी ग्रुप होंगे वो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, -R के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब आओ हम आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो यहां भी हम लोग कोई एग्जाम्पल अगर दिखाएं, तो एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं और इस बेंजीन रिंग में इनमें से कोई एक ग्रुप लगा देते हैं। तो मान लो एल्डिहाइड ग्रुप, ये है। जानते हो बेटा, एक बात हमेशा 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 याद रखना, कहीं भी पाई बॉन्ड बना हुआ हो दो एटमों के बीच, तो वो पाई बॉन्ड जब भी ओपन होगा तो हमेशा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है उसके तरफ हो। गौर कीजिए, यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है, देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन है, और ध्यान देते रहना, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां क्या चीज है, कंजुगेशन है। अरे बेटा दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि यह पाई बॉन्ड नीचे, अब वो पाई बॉन्ड यहां नीचे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है यह पाई बॉन्ड ऊपर और ये पाई बॉन्ड भी ऊपर। दो पॉसिबिलिटी है ना, लेकिन दोनों में होगा क्या चीज, कौन सा होगा? तो अभी ना हम बताएं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर मल्टीपल बॉन्ड से बंधा हुआ हो, मल्टीपल बॉन्ड समझे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जब कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर मल्टीपल बॉन्ड से बंधा हुआ हो, तो वो मल्टीपल बॉन्ड जब भी ओपन होगा तो किधर की तरफ ओपन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा ये पाई बॉन्ड अगर इधर की तरफ खुला, तो जगह बदलने के लिए ये पाई बॉन्ड के पास तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है कि ये फिर इधर की तरफ खुल जाए, ये पाई बॉन्ड उधर की तरफ, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ, ऐसा। तो ऐसा अगर यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लगे तो फिर अगला चीज क्या हो जाएगा बोल, तो अगला स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो यहाँ प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड C, ये O- और ये H, ये चीज हो जाएगा। गौर करना। अच्छा अब देखो ध्यान दो,
यहां पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि वहां पर एक खाली ऑर्बिटल है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि वहां पर एक ऑर्बिटल क्या है, खाली, और इन दोनों ऑर्बिटलों के बीच में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में है। अरे बेटा, यहां अगर इन लोगों में नया रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लगे तो क्या होगा, यहां नया रिडिस्ट्रीब्यूशन होने लगे तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाए और ये खाली हो जाए, माने यहां पर नया डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा वो ऐसा। तो कहने का मतलब कि यहां पर जो नए बॉन्ड दिखेंगे नया स्ट्रक्चर में, यहां प्लस ये दोनों बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड C, ये O माइनस और ये H, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब सुन, यह यहां पर अगर फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो तो दो पॉसिबिलिटी है। एक बात देखना, यह पाई बॉन्ड जितना इसके साथ कंजुगेशन में है उतना ही कंजुगेशन है ना। अरे बेटा, वो अगर रेजोनेट में फिर से इधर आने लगे तो ये तो रिवर्सिबल साइन दिखाए हुए हैं ही, ये पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस में जाने लगे तो फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड C, ये O माइनस और ये H, यही स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। और इसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसके बाद अगला स्ट्रक्चर संभव है कि यह फिर से यहाँ, ये फिर से यहाँ, अगला स्ट्रक्चर क्या संभव है बोल तो, वो ऊपर में जो O माइनस था वो फिर से डबल बॉन्ड के रूप में, माने ये वाला यहाँ और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ, तो ये फिर से यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड और ये H, यही ना बेंजल्डिहाइड के अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। अरे बेटा, बेंजल्डिहाइड का अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने लगे, बेंजल्डिहाइड का अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने लगे तो सबसे पहले एक बेंजीन का रिंग बनाएंगे और बेंजीन के रिंग में ये कार्बन, अच्छा यहाँ पर देखो कभी सिंगल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड, तो ये डॉट डॉट डॉट, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कभी सिंगल कभी डबल, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी यहाँ डॉट डॉट डॉट, ऑक्सीजन पे कभी 0 कभी -1, फिर कभी 0 कभी -1, तो यहाँ पर पार्शियल माइनस, ये H हमेशा सिंगल बॉन्ड से, उस पर कभी कोई दिक्कत नहीं। ऑर्थो पर कभी पारा पर कभी दूसरे ऑर्थो पर प्लस है, तो कभी यहाँ प्लस कभी यहाँ प्लस कभी यहाँ प्लस। देखो ना बेटा, प्लस होने का मतलब इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है कि घटा है, घटा है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया है क्या चीज का, यह एग्जाम्पल हो गया है -R का। तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग हम लोग बोलते हैं क्या चीज को, +R, और दूसरा बोलते हैं क्या चीज को, -R को बोलते हैं। ग्रुप का पहचान आसानी से कर लेंगे उम्मीद करते हैं। सुनिएगा, रेजोनेंस के कारण जो चार्ज डेवलप होता है वह अमाउंट में बड़ा होता है। यहां पर कितना चार्ज दिखाए हैं, प्लस पूरा पूरा पार्शियल, इंडक्टिव इफेक्ट जैसा नहीं दिखाया है ना। तो रेजोनेंस में चार्ज जो डेवलप होता है वह इंडक्टिव इफेक्ट के तुलना में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, रेजोनेंस में जो चार्ज डेवलप होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट के तुलना में क्या होता है, काफी अधिक हुआ करता है। ठीक, और रेजोनेंस दो तरह का होता है, एक को +R और एक को बोल देते हैं क्या चीज, -R बोल देते हैं। ठीक, हम आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस से आगे बढ़ा जाए। अरे बेटा, अगला चीज जो हम चर्चा करने चल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के अंदर होने वाले कुछ खास बातों के बारे में। तो अगला जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, उस टॉपिक का नाम हो जाएगा, बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में होने वाले कुछ विशेष बातों के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान देते रहिएगा। सुनना, ध्यान से सुनना, हम पूछेंगे, एक एक पॉइंट पूछेंगे। हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस के बारे में। अरे बेटा, रेजोनेंस के घटना जो होता है उसमें कुछ कंडीशन भी है कि ये हो ये ना हो, ऐसे। तो ऐसे करके क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या खासियत हैं, उसके बारे में सुनो। सबसे पहला चीज, रेजोनेंस में जो चीज होना चाहिए, जानते हो बेटा,
रेजोनेंस होने के लिए सबसे बड़ा शर्त है कि पोजीशन ऑफ एटम अनचेंज्ड होना चाहिए। इन रेजोनेंस पोजीशन स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर कोई फेनोमेना हो रहा है और उस फेनोमेना में अगर कोई फेनोमेना हो रहा है चार्ज डेवलपमेंट का, लेकिन उस फेनोमेना में कोई एटम अपना जगह बदल लिया, एटम का जगह अगर बदल रहा है तो हम लोग कभी भी उस फेनोमेना को रेजोनेंस तो नहीं बोलेंगे। हाँ, कोई दूसरा इफेक्ट हो रहा होगा, बट दैट इफेक्ट विल नॉट बी नेम्ड एज रेजोनेंस। उस इफेक्ट का नाम रेजोनेंस नहीं दिया जाएगा। पहला शर्त याद हो गया, रेजोनेंस का क्या बोले, क्या बोल तो? रेजोनेंस के लिए पहला शर्त जो बोले हैं वो क्या बोले हैं कि पोजीशन ऑफ एटम रिमेन्स अनचेंज। एटमों का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता है, ये पहला शर्त है। जानते हो बेटा, दूसरा शर्त पर बोल रहे हैं। रेजोनेंस के लिए जो दूसरा शर्त है उसके बारे में बात कर रहे हैं, सुनना। रेजोनेंस के दौरान सिग्मा बॉन्ड की संख्या में भी अंतर नहीं आता है। माने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन दोनों में सिग्मा बॉन्ड का संख्या डिफरेंट है, तो फिर वो एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है। सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बहुत होता है, सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बहुत होता है। अगर एक जगह सिग्मा बॉन्ड हो दूसरे में सिग्मा बॉन्ड वो वाला ना हो तो फिर दोनों में तो एनर्जी का बहुत का अंतर हो जाएगा, और एनर्जी का बहुत का अंतर अगर हो गया तो फिर वो इंटरकन्वर्सेबल भी नहीं होगा और रेजोनेंस भी नहीं हुआ करेगा। तो रेजोनेंस के लिए दूसरा शर्त जो बोले वो क्या बोले थे कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड, सेम। ठीक है, जानते हो बेटा, यह दोनों जो पॉइंट बोले हैं ना, यह दोनों पॉइंट ठीक है, पॉइंट तो है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट इंप्लीमेंट उतना नहीं होता है। हाँ, इसी स्टेटमेंट को बनाकर क्वेश्चन फ्रेम कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में इंप्लीमेंट उतना नहीं होता है। लेकिन अगला जो पॉइंट बोलने जा रहे हैं वह क्वेश्चन बनाने में बड़ा काम आता है। ध्यान से सुनना। रेजोनेंस के दौरान, थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं विकास बाबू, ध्यान दीजिएगा। रेजोनेंस के दौरान ओवरऑल चार्ज कंजर्व रहता है। रेजोनेंस के दौरान ओवरऑल चार्ज जो होता है वो क्या रहता है, कंजर्व। अगर हमारा पेरेंट शुरुआती मॉलिक्यूल पर जीरो चार्ज है, अगर हमारे शुरुआती मॉलिक्यूल पर कैसा चार्ज है, जीरो चार्ज है। अरे बेटा, अगर हमारे शुरुआती मॉलिक्यूल पर जीरो चार्ज है तो इसका मतलब है कि हमारे हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर ओवरऑल चार्ज जीरो होगा। हाँ, कहीं प्लस डेवलप हो सकता है तो उसके अपोजिट कहीं माइनस भी डेवलप होगा, और प्लस माइनस को कंपनसेट कर दोगे तो फिर से चार्ज कितना हो जाएगा। अगर हमारे शुरुआती रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर +1 चार्ज है तो फिर हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर ओवरऑल चार्ज कितना हुआ करेगा, +1 हुआ करेगा। जानते हो, बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, एक मॉलिक्यूल का 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें से कौन सा पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने में तो टाइम लग जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कितना काउंट करते रहेंगे, और ओवरऑल चार्ज काउंट करना तो आसान बात है। अरे चार्ज कहीं होगा तो एक जगह दो जगह इतना ही ना होगा, चार्ज तो एक झटके में एक नजर में चेक हो जाएगा। तो सबसे अगर इस तरह का क्वेश्चन दे कि इनमें से कौन सा पॉसिबल रेजोनेटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, तो सबसे पहला चीज जो चेक कर लिया करेंगे वो कौन सा चीज होगा, चार्ज वाला, वो तो तुरंत चेक हो जाएगा। तो चार्ज अगर कहीं पर इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं है। तीनों पॉइंट याद हो गया क्या क्या बोले हैं? पहला पॉइंट क्या बोले थे, बोल तो मुग्धा, नहीं सुने। एटमों का पोजीशन अनचेंज रहता है। दूसरा क्या बोले थे, ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड का संख्या सेम रहता है। तीसरा क्या बोले थे,
चार्ज ओवरऑल क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है बेटा, चलो हम चलते हैं इन तीनों पॉइंट से आगे की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस में इन तीनों पॉइंट से आगे की तरफ चर्चा करने के लिए चलते हैं। जानते हो बेटा, इन तीनों पॉइंट से आगे की तरफ अगर चर्चा करने चले तो सुनना, अगला पॉइंट मेरे को क्या कहना है। रेजोनेंस में जो अगला पॉइंट मेरे को आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि रेजोनेंस के दौरान ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम रहता है। रेजोनेंस के दौरान ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम रहता है। अच्छा, जानते हो जब यह पॉइंट कहा जाए कि ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम रहता है तो थोड़ा सा सुनने में लगता है कि यार इसका पॉइंट का कुछ स्वाद ना आया। ये पॉइंट सुनने में लगता है कि ये पॉइंट में स्वाद आता है, मैंने उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, जानते हो। तो अभी हम लोग जो टॉपिक, जो पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे थे वो ये था कि रेजोनेंस के दौरान मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं करता है। अरे बेटा, इसका महत्व क्या है समझना। जैसे देखो, एक जगह मान लो कहीं पर CH2 डबल बॉन्ड CH, अ सिंगल बॉन्ड CH2 और ऑड इलेक्ट्रॉन, ये कंजुगेशन में, ठीक है। और कहीं पर कंजुगेशन में है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये है कंजुगेशन। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर यहां पर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन है, कीजिए ये कि इस पाई बॉन्ड में होमोलिटिक फिशन करवा दीजिए। इस पाई बॉन्ड में क्या करवा दीजिए, होमोलिटिक फिशन। यहां होमोलिटिक फिशन करवा दिए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इथे और एक इलेक्ट्रॉन इथे। और अब रेजोनेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहां का एक इलेक्ट्रॉन और यहां के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां बॉन्ड बना दीजिए और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, ठीक है। माने इनका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कर दीजिए कि इनका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां का एक इलेक्ट्रॉन, यहां का एक इलेक्ट्रॉन, यहां बॉन्ड और एक और इलेक्ट्रॉन यहां रख दीजिए, डबल बॉन्ड CH और एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दीजिए। तो जवाब, मेरा जवाब होगा कि भाई ये काम करना अनर्थ है, ये गलत है। आप पूछेंगे सर काहे गलत है, पाई बॉन्ड तो रहे हैं, आप ही ना बोल रहे थे सिग्मा बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड तो इधर उधर हो सकता है, पाई बॉन्ड तो इधर उधर किए हैं और ये नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन भी किया है। माय डियर, शुरू वाला स्ट्रक्चर जो था ये पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के रूप में है। और जैसे ही हमने कहीं पर होमोलिटिकली तोड़ा तो होमोलिटिकली टूटते ही ये और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज कर गया कि नहीं कर गया, तो चेंज तो कर गया। तो ये काम करना सही रहा कि गलत रहा, तो जवाब क्या आएगा, ये काम करना अनुचित है, गलत है। फिर एक का सवाल आया कि सर इसका मतलब पाई बॉन्ड को कभी भी होमोलिटिकली नहीं तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड कभी भी होमोलिटिक तरीके से तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। तो जवाब है कि तोड़ेंगे, कभी कभी। कब तोड़ेंगे, जब एक पाई बॉन्ड कंजुगेशन में हो ऑड इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा, ये शुरू से कैसा मैग्नेटिक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है यहां पर जब रेजोनेंस होगा तो ये पाई बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां बॉन्ड बना लेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा रह जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं बचा रह जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ क्या बना लिया है, CH डबल बॉन्ड CH2 बना लिया है, ये पाई बॉन्ड बना लिया है। वो डॉट जो अंत में दिए हैं मिटा देते हैं ना, तो कंफ्यूजन न पैदा करे वो। तो ये तो होमोलिटिक पाई बॉन्ड में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन भी होता है, लेकिन वो तभी हुआ करता है जब कंजुगेशन में क्या चीज मौजूद हो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, वरना नॉर्मल केस में पाई बॉन्ड में होमोलिटिक तरीके से फिशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वैसा होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा और रेजोनेंस का खासियत है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया करता है। अब ये पॉइंट समझ में आ गया था और इसी बहाने अगर कहीं पर ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें रेजोनेंस कैसा होता है ये बात भी समझ गए थे। ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में हो तो रेजोनेंस कैसा होगा ये बात भी समझ गए थे। आगे बढ़ते हैं, सुनना बेटा, अगला चीज जो बोलने जा रहे हैं वो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अगला जो पॉइंट बोलने जा रहे हैं सुनिएगा बहुत ज्यादा ध्यान से सभी लोग।
किसी भी मॉलिक्यूल के, सीधा बैठो, सीधा बैठो, सिर ऊपर करो, सीधा बैठो, सीधा बैठ, सीधा बैठ और सीधा बैठ, हाँ वैसे ही रह। किसी भी मॉलिक्यूल के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं सब अपना अपना कुछ न कुछ इंपैक्ट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर डालते हैं। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव देयर इंपैक्ट इन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन उसमें भी वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो उनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, उनका कंट्रीब्यूशन जो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में वो सबसे ज्यादा होगा। जानते हो किसी भी मॉलिक्यूल का 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया और आपको पूछा कि मोस्ट रेजोनेंस हाइब्रिड कंट्रीब्यूटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, मोस्ट रेजोनेंस हाइब्रिड कंट्रीब्यूटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, माने आपसे घुमा फिरा कर क्या पूछ रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। और लिस्ट रेजोनेंस हाइब्रिड कंट्रीब्यूटर कहने का मतलब क्या हो गया, तो ही लोग बता दे, जो सबसे कम स्टेबल है उसको बोल रहा है। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी इस भाषा में अगर क्वेश्चन पूछे तो भाषा को पकड़ लेंगे कि इसमें पूछ क्या रहा है, ज्यादा या कम स्टेबल ही पूछा जा रहा है। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूट्स मोर टू रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अच्छा, अगला बात जो कहने जा रहे हैं वो भी सुन ले, जो अगला लाइन कहने जा रहे हैं वो भी सुनना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस में जो अगला टॉपिक, जो अगला लाइन मेरे को बताना है वो ये है कि रेजोनेंस में साइज ऑफ एटम इन्वॉल्व्ड, जो एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी अपना अहम स्थान रखते हैं, उनका भी महत्व है। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। अगर रेजोनेंस में भाग लेने वाले एटम साइज में सिमिलर हैं और छोटे हैं, साइज में सिमिलर हैं और स्मॉलर हैं, तो रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव हुआ करता है। इफ द पार्टिसिपेटिंग एटम in resonance are similar and smaller in size, then phenomena of resonance is even more effective. कैसे सर, ये क्यों बोल रहे हैं समझना। जैसे मान लो हम आपके सामने 2 रेजोनेंस लिख रहे हैं। पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, और एक दूसरा मॉलिक्यूल आपके सामने लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड SH। ये ठीक है। अब सुनो, अरे बेटा इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना है, ये कार्बन के पीछे 2 हाइड्रोजन, ये ऑर्बिटल, और फिर ये सिंगल बॉन्ड CH और ये ऑर्बिटल। और आप लोग जानते हो ये कार्बन के ऑर्बिटल हैं 2p ऑर्बिटल है जिनके बीच में पाई बॉन्ड है। फिर यहाँ ये ऑक्सीजन और ये एक 2p ऑर्बिटल और इसमें ये हाइड्रोजन 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर। इनका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बना है तो ये कार्बन के पीछे 2 हाइड्रोजन और ये यहां पर एक CH, ये यहां 2p। लेकिन सल्फर हम लोग जानते हैं ना 3rd पीरियड का एलिमेंट है। अरे बेटा 3rd पीरियड का एलिमेंट है तो सबसे पहला बात तो ये होगा कि ये बॉन्ड लेंथ भी थोड़ा बड़ा हुआ करेगा, ये बॉन्ड लेंथ भी थोड़ा क्या हुआ करेगा, बड़ा हुआ करेगा। और इसका ये 3p ऑर्बिटल होगा। ये सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3p ऑर्बिटल होगा। बहुत ध्यान से एक चीज को गौर करना, इसमें जो बता रहे हैं इसको प्रैक्टिकली बात को पकड़ने का कोशिश करना कि हम बोल क्या रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखो रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस में होता क्या है कि तो ये
3p ऑर्बिटल है और ये बॉन्ड लेंथ भी बड़ा है। तो अब देखो क्या होगा, ध्यान देना। होगा ये कि यहां पर टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा। बहुत ध्यान से समझना, छटपट छटपट मत करना। ये ऑर्बिटल थोड़ा सा इधर के तरफ झुका, ये ऑर्बिटल थोड़ा सा इधर के तरफ झुका, और जितना परसेंट इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें ट्रांसफर हुआ, शब्दों को गौर से सुनना, ये ऑर्बिटल, ये बीच वाले ऑर्बिटल इधर के तरफ झुका, जितना एरिया इसका इसके साथ ओवरलैप हुआ उस एरिया का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें ट्रांसफर हो गया। और याद रखो, बीच वाले कार्बन को जितना परसेंट उधर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिला उतना ही परसेंट अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको ट्रांसफर कर दे रहा है। एक बात समझना बेटा, रेजोनेंस में हम लोग जरूर चार्ज पूरा पूरा प्लस और पूरा पूरा माइनस डेवलप करवा देते हैं, लेकिन कंप्लीट चार्ज कभी नहीं डेवलप होगा। ये कितना भी झुकेगा, आपको लगता है 100% ओवरलैपिंग, इसका एरिया इसके साथ 100% ओवरलैप हो रहा है, ये वाला ऑर्बिटल कितना भी उसके तरफ बेंट हो तो आपको लगता है वो 100% ओवरलैप होगा? नहीं हो पाएगा 100% ओवरलैप। तो ये जितना परसेंट अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर ट्रांसफर करेगा उसी प्रोपोर्शन में ये भी उधर ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए ना बीच वाले एटम पर कोई चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि जितना उधर से आया है उतना ही उसने आगे प्रोपागेट कर दिया है। नाउ यहां ध्यान दे बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अव्वल बात ये कि यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण, यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण क्या हुआ है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण इसको बहुत ज्यादा बेंट जब ये करेगा तब जाकर उसके साथ ओवरलैप हो पाएगा। और अगर ये बेंट हुआ भी तो इसका बहुत छोटा एरिया उसके साथ ओवरलैप करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर के तरफ जो ट्रांसफर हुआ है वो भी अमाउंट में क्या रह जा रहा है? कम रह जा रहा है। तो अब एक बात समझ में आ रहा है, अगर हम आपसे पूछें कि ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो रहा है कि वहां हो रहा है, तो क्या बोलोगे? वहां पर हो रहा है। अरे बेटा, ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस अगर पूछा जाए कहां हो रहा है तो क्या बोलोगे? तो यहां पर यह बात समझ में आ रहा है कि यहां होने वाला जो रेजोनेंस है वो ज्यादा इफेक्टिव है, यहां होने वाला रेजोनेंस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, जबकि यहां होने वाला रेजोनेंस जो है वो क्या चीज है? वो लेस इफेक्टिव है, कम इफेक्टिव रेजोनेंस है। तो अगर साइज डिसिमिलर हो और साइज अगर डिसिमिलर हो और बड़ा हो तो फिर वहां उतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हुआ करेगा। ये कारण भी समझ में आ गया है। रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतिम पॉइंट एक ऐड करना है, वो भी सुन लो। रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतिम पॉइंट जो हमको बात करना है वो भी सुन ले। जानते हो बेटा, अगर कहीं पर रेजोनेंस के दौरान, गौर करना, ध्यान देना, अगर कहीं पर रेजोनेंस के दौरान बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर कहीं पर रेजोनेंस के दौरान बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, जैसे कोई एक है और उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हूबहू एक जैसे बन गए, तो फिर ये चीज मॉलिक्यूल, ये चीज स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? काफी बढ़ा देता है। ये चीज स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? काफी बढ़ा देता है। ठीक ठाक बात समझ में आ गया? तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या चीज के बारे में? रेजोनेंस के बारे में।